हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम पॉलीमर्स की बात कर रहे थे, जिसमें नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स दोनों की हमने बात की थी। सॉरी, नेचुरल की हम कल बात कर चुके थे। आज सिंथेटिक की अपन बात करेंगे। नेचुरल में हमने एक ही फाइबर पढ़ा था, जिसे पॉलीआइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है, और इसी से जो है एक तरह का लेटेक्स होता है। आइसोप्रीन का लेटेक्स होता है जो प्लांट से हमें मिलता है, उसी से जो है रबर बनाया जाता है। और इसको जो है ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर सल्फ़र वगैरह ऐड करके और इस वल्केनाइजेशन किया जाता है। और वल्केनाइजेशन करने से इससे जो है इसमें रिजिडिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, और इसका यूज़ हम टायर बनाने में करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स की। सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स को कहा जाता है जो मेनली मैन-मेड होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल की हेल्प से जो है इनको बनाया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर इनको बनाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर इनको बनाया जाता है। नेचुरल सब्सटेंस का कोई इसमें रोल नहीं होता है। रॉ मटेरियल के रूप में ज़रूर हम कुछ नेचुरल सब्सटेंस में ले सकते हैं। द मैन-मेड पॉलीमर आर द कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। इट इज़ यूज फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर का यूज़ जो है हम कई तरह के फाइबर्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और सिंथेटिक रबर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी जो है कुछ स्पेशल टाइप्स, जिसमें मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर नायलॉन 66 की। नायलॉन 66, नायलॉन के नाम तो सुना ही होगा आपने। रस्सियाँ खूब यूज़ की जाती है नायलॉन की, बहुत मजबूत रस्सियाँ इसकी होती है और जो है लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। अब देखिए नायलॉन कैसे बनाया जाता है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड। एक तो एडिपिक एसिड का यूज़ लिया जाता है एंड हेक्सामेथिलीन डायएमीन, दोनों 6 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, दोनों का यूज़ किया जाता है। हैंस इट इज़ द कोड नायलॉन 66। इसीलिए इसको कि एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन वाला होता है और हेक्सामेथिलीन डायएमीन भी जो है 6 कार्बन वाला होता है, दोनों 6 कार्बन वाले होते हैं, इसलिए इसको नायलॉन 66 कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो ये नेम है एडिपिक एसिड, ये रूट नेम है, और इधर ये जो मेथिलीन डायएमीन जो है ये भी एक रूट नेम ही है। दोनों रूट नेम है, दोनों रूट नेम का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब ये रूट नेम है तो इनसे हम फॉर्मूला बना नहीं सकते। जैसे ये रूट नेम एडिपिक एसिड आ जाता है तो फिर हमें या तो इसका फॉर्मूला रटना पड़ता है या फिर इसका जो है आईपीएसी नेम रटना पड़ता है। दोनों में से एक चीज़ तो रटनी पड़ेगी आपको। या तो आप आईपीएसी नेम रट लीजिए फिर उससे फॉर्मूला बना लीजिए, या फिर आप सीधा फॉर्मूला रट लीजिए। दोनों में से ये जितने भी आप ये बनाएंगे उन सब में आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली रटनी पड़ेगी। या तो आप, और मेरे हिसाब से तो सही यही कि आप इसका जो है आईपीएसी नेम रट लीजिए। एडिपिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, 1,6 डाई हेक्सेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। किसको? एडिपिक एसिड को। और इससे फिर आसानी से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया, ये आपको लर्न हो गया, एडिपिक एसिड को हम 1,6 डाई हेक्सेनोइक एसिड बोलते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे आप इस फॉर्मूला बनाना? आप जानते हो हेक्सेन से 6 कार्बन आप लगाएंगे, ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, यानी 2 ओइक एसिड लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? 1,6, एक तो फर्स्ट कार्बन पे, एक 6 कार्बन पे, दोनों पे ओइक एसिड लगा दीजिए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दीजिए। ओइक का मतलब C+O OH, और इधर भी C+O OH लगा दीजिए। ये आपका एडिपिक एसिड का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह से हेक्सामेथिलीन डायएमीन का जो आईपीएसी नेम होता है 1,6 डायएमिनो हेक्सेन होता है। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर तो उसी नेम से दिया हुआ है। ये आपको रटना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो इस तरह से।
अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये COH और ये CS2 जो 4 बार आ रहा है यहाँ, CS2 4 बार आ रहा है, इसको हमने CS2 को ब्रैकेट में लेके 4 टाइम कर दिया ताकि फार्मूला ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसी तरह से यहाँ पर भी अपन ने ये कर दिया NH2, ये NH2, फिर ये 6 टाइम आ रहा है CS2 फिर NH2। तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपन ने NH2 को अलग खोल के लिख दिया और ये CS2 को 6 टाइम कर दिया, NH2 कर दिया। अब यहाँ रिएक्शन होती है, रिएक्शन किस में होती है, इन दोनों में रिएक्शन होती है। जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन के दौरान जो है रिएक्शन इनके बीच में ही होती है हमेशा, और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर ये देखिए यहाँ पर ये NH सीधा इससे जाके जुड़ जाता है, ये इस NH आके यहाँ पे जुड़ गया है ना। इस तरह से ये बन जाता है, इधर की साइड भी ये आगे जुड़ जाता है, इधर की साइड भी ये जुड़ जाता है, इधर का ये वाला हिस्सा भी आगे जुड़ता है, इधर वाला। तो इस तरह से एक लंबी चेन बन जाती है और इस वजह से यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के N लिखते हैं। इतनी लंबी चेन कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो है ऐसे पॉलीमर्स आपस में जुड़ जाते हैं और N लगा देते हैं। तो इस तरह से NH2 आपका, और जो जितने भी NH2 है वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे ऐसे इनके बीच में HOH वाटर के मॉलिक्यूल निकले तो NH2 अपन यहाँ पर लिख देते हैं। जितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिलीज़ होंगे, तो वो भी आपको लिखने ही है। अब इसके बाद में इसके यूजेज़ हैं। सिंथेटिक फाइबर का यूज़ अपन क्या करते हैं, और नायलॉन का तो वैसे ही आपको पता है कि रस्सियाँ वगैरह बनाने में अपन करते हैं, फाइबर्स वगैरह बनाने में। यूज़ इन मेकिंग गियर्स बनाए जाते हैं। बेयरिंग ऑफ मशीनों की कुछ बेयरिंग इसमें बनाए जाते हैं। यूजेज ऑफ मेकिंग टायर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लॉथ एंड फाइबर एंड रॉप्स, रस्सियाँ वगैरह ब्रशेज़ वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये नायलॉन 6। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है यूजेज जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसिकली 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नायलॉन 6 किससे या किसका पॉलीमर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायएमीन का पॉलीमर है। एक लाइन में ये आंसर होगा किसका पॉलीमर है। या यूँ कह सकते हैं नायलॉन 6 किस से मिलकर बना होता है। तो ये आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा आपको कि नायलॉन 6 किससे बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेरिलीन। ये भी जो है आर्टिफिशियल फाइबर ही है। सिंथेटिक कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एक तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है और एक दूसरा होता है टेरेप्थेलिक एसिड। दोनों के कंडेंसेशन से बनता है। इसको डेक्रोन के नेम से भी जानते हैं। अब देखिए एक टेरेप्थेलिक एसिड है, इसका जो IUPAC नेम होता है 1,4-डाइबेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है टेरेप्थेलिक एसिड। और ये जो है यहाँ पर ये एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल, इसका भी IUPAC नेम होगा। तो 2 ही कार्बन है, 1 और 2। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, 2 कार्बन को एथेन, वन टू डाइऑल के नेम से भी आप लिखेंगे इसको। एथेन तो ही से 1 2 और 2 ऑल है। या फिर इसको एक और तरीका है लिखने का, कैसे लिखेंगे 1 2 डाई एथेनॉल। तो ये IUPAC नेम है इसका। तो ये IUPAC नेम लर्न कर लो या एथिलीन ग्लाइकोल लर्न कर लो, सीधा फार्मूला लर्न कर लो। लेकिन फार्मूला आपको लर्न करना ज़रूरी है यहाँ पे, और उसी से जो है उन्हीं की पॉलीमराइजेशन होगा। वही ये स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, आप जानते हो।
और बेंजीन से एक ये फर्स्ट वाला कार्बन है और ये 1 2 3 बेंजीन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपने पढ़ी थी पहले साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ये बेंजीन के फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, दोनों कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर जुड़ा होता है। तो 1,4 डाई बेंजोइक एसिड, यानी ये तो बेंजीन है, इस पे दो जगह पे ओइक एसिड यहाँ पर लगा होता है, बेंजोइक एसिड होता है। और इसी तरह से एथेन 1,2 डाईओल अपन इसको कह सकते हैं, या फिर 1,2 डाई एथेनॉल भी इसको कहा जा सकता है। दो एल्कोहल इससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन होगी और वही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा। ये OH इधर से आएगा और H इधर से आएगा, HO और OH मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और इस जगह से ये जुड़ जाएंगे, CHO और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये CH2 उस तरह से आगे आ जाएंगे और आगे ये OH फिर से जुड़ता हुआ चला जाएगा। इस तरह की लंबी चेन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इसको पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट के नाम से या टेरिलीन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब इसके बाद में इसके यूजेस क्या क्या हैं। इसके यूज़ जो है क्लॉथ वगैरह बनाने में इनमें जो है इसका यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक टेप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे और भी यूजेस हैं। तो आपको इस तरह से इसके यूजेस आपको लर्न करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रेयन। रेयन जो है स्पेशल टाइप का होता है, ये सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट से सेलुलोज ऑब्टेन किया जाता है एंड क्लीन बाय बोरिंग इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालकर इसको साफ़ किया जाता है। देन सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज इज ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये जो सॉल्यूशन अपन को मिलता है उसको हम कार्बन डाइसल्फाइड के इसमें डिज़ोल्व करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज़ स्प्रेड इनटू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है बाय द पासिंग थ्रू द पोर्स, फाइन पोर्स बाय विच द फाइन शाइनी फाइबर्स रेयन्स आर फॉर्म्ड। और उससे जो है पतले पतले धागे हमें मिलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, सेलुलोज लिया, सेलुलोज को NaOH के अंदर डाला और उससे क्लीन किया अच्छे से, और उसके बाद में इसको कार्बन सल्फाइड के अंदर डिज़ोल्व किया। और कार्बन सल्फाइड के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको H2SO4 का जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक टब होता है उसके अंदर इस सॉल्यूशन को डाला। और ये सॉल्यूशन जैसे नीचे की तरफ नमकीन निकलते हैं ना, जलेबी निकलती है उस छेद से, ऐसे जो है नीचे फाइबर की फॉर्म में जो है ये निकलते हैं, ये सॉल्यूशन निकलता है नीचे। और जैसे वो निकलता है तो लंबे के लंबे फाइबर नीचे की तरफ इकट्ठे होते चले जाते हैं और बड़े बड़े फाइबर हमें मिलते हैं। और ये फाइबर बिल्कुल जो है चमकदार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसका यूज़ जो है, इस रेयन का यूज़ कपड़े बनाने में और कारपेट बनाने में, इनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो फाइबर्स की बात हो गई। अब सेकंड अपन बात करेंगे इसमें प्लास्टिक में सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप जानते हो रोज़ाना अपन यूज़ करते हैं पॉलीथीन। अब ये देख लीजिए कैसे बनती है पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन, एथीन आप जानते हैं C2H4, बहुत सारे एथीन मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब अभी तक तो हम पॉलीथीन बैग, कैरी बैग जो है यूज़ करते थे, उसका पता नहीं था, लेकिन आज आपको पता चल गया कि एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर और पॉलीथीन ही बनाते हैं और उसी से पॉलीथीन कैरी बैग बनता है। ये एथीन होता है CH2CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और क्या बनाता है ये CH2, इधर फ्री बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 और इधर फ्री बॉन्ड। अब ये जो फ्री बॉन्ड बनते हैं ना, इसमें जो है लंबे दूसरे आके धीरे धीरे जो है जुड़ते हुए चले जाते हैं। इस तरह से कंटिन्यू जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये यहाँ पर CH2, ये बॉन्ड टूटा है और इस तरह से बहुत सारे जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी को अपन पॉलीथीन के नेम से जानते हैं। और पॉलीथीन का क्या क्या यूज़ होता है ये तो आप जानते ही हो। इथीन के मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करके हम बहुत सारे पॉलीबैग्स हम बनाते हैं, मोल्डेड आर्टिकल्स हम इससे बनाते हैं, पाइप ट्यूब्स वगैरह इससे बनाते हैं।
इसके बाद में पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, ये पॉलीवाइनिल होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। वैसे इसका जो आईपीसी नेम देखें तो आप क्या होगा, 1 क्लोरो, ये 1 पे आएगा, 1 क्लोरो और डबल बॉन्ड है यहाँ तो एथीन, 1 क्लोरो एथीन होगा, या वाइनिल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। और इसी का पॉलीमराइजेशन यहाँ पर होता है। ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड यहाँ फ्री बचता है और एक बॉन्ड इधर फ्री बचता है, तो दोनों तरफ बॉन्ड फ्री हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड ये इधर बदला, और इस तरह से एक दूसरे में जुड़कर बना लेते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का बना लेते हैं। और पीवीसी के पाइप आते हैं, आप जानते हैं, जिनका यूज़ हम प्लास्टिक की फॉर्म में बहुत सारा करते हैं, शूज़ वगैरह बनाने में, पाइप वगैरह बनाने में, स्लीपर वगैरह बनाने में इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉली एक्रिलोनाइट्रिल या ओरलोन। इसको जो बनाया जाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल साइनाइड, वो साइनाइड लिया जाता है। यहाँ इसमें अंतर यही होता है, यहाँ क्लोरीन लिया जाता है और यहाँ साइनाइड लिया जाता है, CN। वही बॉन्ड टूटता है और इस तरह से लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन बनता है, जिसे PVC इसको भी PVC कहा जाए, पॉलीवाइनिल साइनाइड के नाम से जानते हैं। और इसका भी यूज़ जो है हम स्वेटर के फाइबर्स बनाने में, वुलन लाइक फाइबर्स बनाने में, और इसमें इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन कल बात करेंगे।